भाई शुरू करें क्लास। एक बार गुड आफ्टरनून बोल दो यार। मेरे को आज पता है क्या लग रहा था, जब मैं आ रहा था तो मुझे लगा था कि आज बच्चे बहुत कम होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वो मछली बाहर आ गई ना। देखा ना, जो कभी आज तक कभी ऊपर नहीं आई थी, अब ऊपर आ गए। उधर से बोल रहे हम साथ में ही मरेंगे एक साथ। कुछ कर रहे हो इसके अंदर? कर दो शुरू। हम्म? नहीं पता? भाई कितनों को वो मछली की बातें नहीं पता? अरे यार, आज क्लास छोड़ो, यही पढ़ते हैं। मछली का नाम क्या था यार? नहीं नहीं, ए से नाम है। ANCHE। फिश न्यूज करते हैं, फिश न्यूज। ये रही, देखा? एंगलर फिश। भाई देखो, यही वो मछली है, यही वो मछली है जो बहुत सालों से अंदर ही रहती आई है। अगर ये ऊपर आई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है। अब वो आपके रिजल्ट में हो या फिर कहीं भी हो सकता है। पहले अजीब हो गया क्यों? भाई ये मछली आ गई, इसमें मेरा क्या रोल है? और एक वो वाली मछली भी तो आई है, वो जो उसे क्या बोलते हैं? स्पेलिंग OAR। ओ वाह भाई, ये भी बाहर आ गई, इसे भी नहीं आना चाहिए था। इसी से खतरा है, उस वाली से नहीं है। ओ भाई साहब, इंडिया में तो नहीं आई ना। इंडिया में वो केरला में मछली बाहर आ गई है। भाई चलो, ये सारी कहानी पता है मैं किस लिए सुना रहा हूं? 2 मिनट रुको। हैं तो टोटल तो इधर 7 लाख। चलो भाई, हटा रहा हूं। बेटा ओए चुप। भाई अब चुप, चुप 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 चुप। ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा था कि आपका लास्ट क्लास पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया होगा। तो थोड़ा मैं आपको मार्केट में क्या, अब दिन भर तो पढ़ते रहते होगे, तो मार्केट में क्या चल रहा है वो शायद आप देख नहीं पाते होगे। तो मैंने एक बार सोचा कि आपको इसके बारे में बता दिया जाए। अब वापस से हम 1.5 घंटे तो लगभग लगभग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक बहुत शानदार टॉपिक उठेगा, बेसिकली आपके सिलेबस का। डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कुछ भी उठा लो, आपके टैक्स का सिलेबस का एक सबसे जानदार और सबसे शानदार और सबसे मजेदार टॉपिक रहेगा। बोलो नाम क्या होएगा उसका? PGBP। ठीक है, इधर मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं। नाम क्या लिखा हमने इसका? PGBP। आपको अगर पहला चैप्टर याद है तो हमने ये सीखा था कि इनकम निकालने के टोटल 6 हेड थे या 7? 5। कितने हेड थे? 5। ठीक है, जिसमें से अगर हम मोटा मोटी देखें तो एक हेड था जिसका नाम क्या था? हाउस प्रॉपर्टी। भाई खत्म हो गया, बहुत छोटा सा हेड था। दूसरा भी बहुत छोटा सा ही, मतलब नॉर्मल ठीक ठाक हेड था, जिसका नाम क्या था? कैपिटल गेन। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी भी खत्म हुआ। अभी जो मेरे को आपको समझाने के मोड में आना है वो है PGBP। भाई मत तोड़ यार। PGBP में बेटा मेरे को एक बार बताओ, P का मतलब क्या होने वाला है? प्रॉफिट्स। G का मतलब क्या होने वाला है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स। B का मतलब क्या होने वाला है? फ्रॉम बिजनेस। और P का मतलब क्या होने वाला है? प्रोफेशन। ठीक है जी, तो इस चीज के बारे में हम सीखेंगे। आज सुबह ही मैं आपको जो अकाउंट्स CFM पढ़ाते हैं अनुज सर, उनसे मिला और उन्होंने मेरे को अकाउंट्स की कुछ बातें बताई, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। शुरू कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। आप लोगों ने अकाउंट्स में ये 2 वर्ड तो जरूर सुने होंगे, चाहे बनाना आता हो या ना आता हो। एक का नाम होता है बैलेंस शीट और एक का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई ठीक है, 2 मिनट सामने देखना, मतलब 10-15 मिनट सामने देखना। आपको चैप्टर समझ में आने लग जाएगा अगर आपने 10-15 मिनट लगा दिए। अगर 10-15 मिनट नहीं लगाए फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा, पक्की बात है। डन? मतलब बेसिक्स यहीं से शुरू हो रहा है, इसका ध्यान से देखना।
हम टैक्स में बैठे हुए हैं लेकिन हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? अकाउंट्स की। डन। क्योंकि अकाउंट्स में एक अकाउंट बनाया गया था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाहिर सी बात है, एक तरफ वो असेट आता होगा, एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ खर्चे आते हैं और एक तरफ इनकम। इस तरफ डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड डेबिट, और इस तरफ कौन सी होती है? क्रेडिट। मुझे खर्चे किस तरफ आते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। इस तरफ सारे के सारे क्या आएंगे? एक्सपेंस। और इस तरफ सारी की सारी क्या आएगी? इनकम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरा रेंट का खर्चा हुआ 100 रुपए का, मेरा इंटरेस्ट का खर्चा हुआ 100 रुपए का, मेरा डेप्रिसिएशन, सुना होगा ना डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ 100 रुपए का। और बताओ और क्या क्या खर्चे होते होंगे? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ कितने रुपए का? 100 रुपए का। और बताओ क्या खर्चे होते हैं? सैलरी पे करी है कितने रुपए की? 100 रुपए की। ये अलग अलग मेरे क्या थे? खर्चे। और बगल में मेरी क्या आने वाली है? इनकम। लेट से मैंने सामान वगैरह जो भी बेचा, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, सीधा इनकम पे आ जाते हैं। यहां से मेरे को बेचकर इनकम मिली थी 2000 रुपए। कितने रुपए मिले थे? 2000। तो फटाफट बताओ मेरे को प्रॉफिट कितना निकल कर आया? कितना निकल कर? कोई 1400 कह रहा है, पता नहीं क्यों कह रहा है भाई। 100, 200, 300, 400, 500। 2000 में से 500 गए तो कितना आना चाहिए? 1500। 1400 वाला कौन सा बच्चा था? ठीक है चलो, इतनी गलती तो चलती है भाई। मेरा प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 1500। अब मेरा चैप्टर शुरू होगा। यहां तक किसकी बात चल रही थी? अकाउंट्स की। अब हम किसकी बात लेकर आएंगे बीच में? टैक्स की। तो ध्यान से देखना, अच्छी चीज है। अगर इस चीज को समझोगे तो फिर मैं आज चैप्टर शुरू कर दूंगा, बुक से पढ़ना शुरू कर देंगे। डन। देखना, क्या सीधा 1500 रुपए पे इनकम टैक्स वाला बोलेगा जाओ टैक्स लगा दो? तो आंसर इज नहीं। हमारे को टैक्स लॉ के हिसाब से इस इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। और कन्वर्ट करने के लिए इतना बड़ा चैप्टर है जिसकी हद नहीं। छोटी छोटी तो अनंत बातें हैं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बातें मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर। डन। मैं आपको मोटा मोटी समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं कन्वर्जन करूंगा तो कन्वर्जन करने का फ्लो समझने की कोशिश करना। मुझे अगर मेरी इनकम ऐसी निकालनी है जिस पे टैक्स लगे तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट के लिए मुझे बेस कौन से वाले प्रॉफिट को बनाना पड़ा? अकाउंट्स वाले को। इसलिए मेरी सबसे पहली लाइन जाएगी, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, हेडिंग डालूंगा इसकी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये मेरी हेडिंग चली गई। ये मैं फॉर्मेट तरीके की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है? ये मेरा फॉर्मेट बन रहा है। अब सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा जिसे मैंने बेस बनाया। बताओ मैंने बेस किसे बनाया? इस वाले प्रॉफिट को। तो मैंने लिखा प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट था, लेट से बताओ कितना रुपए प्रॉफिट था हमारा? 1500। ठीक है, दो कॉलम बना लेते हैं। ये वाला वर्किंग के लिए होता है और ये वाला कौन सा होता है? फाइनल अमाउंट के लिए। ठीक है जी। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें क्या होने वाली हैं? प्लस, और बहुत सारी चीजें क्या होने वाली हैं? माइनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल उठा रहा हूं, सेक्स मतलब आपके सिलेबस का एग्जाम्पल उठा रहा हूं। ये जो डेप्रिसिएशन का खर्चा हमने 100 रुपए लिखा, पहले मेरे को बताओ क्या ये 1500 रुपए में से पहले से माइनस हो रखा है या नहीं हो रखा? हो रखा है भाई। 1500 रुपए 2000 में से माइनस करके ही तो निकल कर आए, मतलब डेप्रिसिएशन का खर्चा पहले से माइनस हो रखा है। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है ये एज पर किसके हिसाब से निकला? अकाउंट्स। लेकिन इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो अलग है। जो आपने आज तक अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकाला होगा, मैं बता देता हूं, वहां पे आपने लाइफ का इस्तेमाल करा होगा। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, लाइफ को बेस बनाया होगा। लेकिन इनकम टैक्स में असेट की लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। यह सब हम पढ़ेंगे। यहां पे अगर मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है तो लाइफ की जगह क्या गिवन होता है? रेट। सीधा सा एक परसेंटेज गिवन होगा, 5%, 10%, 25%, किसी किसी चीज पे तो 100% तक का डेप्रिसिएशन लग जाता है। डन। तो पॉइंट इज, पहले मेरे को बताओ दोनों जगह डेप्रिसिएशन सेम निकल कर आएगा या अलग अलग? अलग अलग। डन। मुझे टैक्स निकालना है अकाउंट्स के हिसाब से या टैक्स के हिसाब से? टैक्स के हिसाब से। तो बेटा ध्यान सुनना, जो अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ये माइनस हो गया था, इसलिए इस वाले को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस डिसअलाउड। क्या वर्ड लिखा मैंने?
एक्सपेंसेस डिसअलाउड, वो खर्चा जो इनकम टैक्स लॉ ने अलाउड करा है डिसअलाउड कर दिया, डिसअलाउड माइनस हो रखा था, अब मुझे वो खर्चा आपको अलाउड नहीं करवाना, तो कॉमन सेंस से सोच कर देखो, वो खर्चा अलाउड नहीं करवाना मतलब वो वाला खर्चा प्लस करना पड़ेगा या माइनस, प्लस। जैसे ही मैं उस खर्चे को प्लस करूंगा, यहां पे मैंने लिखा डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूं मैं, कौन सा वाला था, अकाउंट्स वाला। भाई ये 100 रुपए में इसमें प्लस करूंगा तो बोलो अब कितने रुपए निकल कर आए, 1600, मतलब 1600 आया, इट मींस मैंने डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म, बटन। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी बात अगली बताता हूं, इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से लेट से डेप्रिसिएशन निकल कर आया 150 रुपए का, तो जब इसे अब मैं क्या करने लगूंगा, माइनस, और यहां पे लिखूंगा एक्सपेंसेस अलाउड, जो डिसअलाउड थे उसे क्या करा, प्लस, और जो अलाउड है उसे क्या करूंगा, माइनस। यहां पे फिर से डेप्रिसिएशन लिखूंगा, लेकिन यहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट्स वाला लिखूंगा या इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला। लेट से 150 रुपए निकल कर आया, कितना भी निकल कर आया, जो भी आए वो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना निकल कर आया, 1450। मतलब मैं बस आपको एक चीज सिखा रहा हूं, जो आपको अकाउंट्स वाला प्रॉफिट बताएगा सीधा सीधा आंख बंद करके उस पर टैक्स निकलेगा या बीच में प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस चलेगा। जो प्लस हो रहा है हमने उसे नाम बोला कि वो खर्चे अलाउड हैं, डिसअलाउड, डिसअलाउड, और जो माइनस हो रहा है उसे हमने बोला खर्चे अलाउड है, डिसअलाउड, अलाउड। अलाउड है मतलब माइनस कर लो, डिसअलाउड है मतलब माइनस करना अलाउड नहीं है, माइनस करना अलाउड नहीं है मतलब वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। भाई छोटी सी चीज समझ में, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से देखते रहना। हमारा चैप्टर कौन सा शुरू हुआ है, पीजीबीपी, ठीक है। हमें प्रॉफिट्स निकालने हैं और गेन्स निकालने हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड गेन निकालने के लिए हमें बेस किसे बनाना पड़ेगा, अकाउंट्स वाले प्रॉफिट को। कौन से वाले प्रॉफिट को, अकाउंट्स वाले प्रॉफिट को, ठीक है। लेकिन बेस ही तो बनाया है उस वाले प्रॉफिट को, अभी इसमें दुनिया भर की चीजें क्या होनी है, प्लस, और दुनिया भर की चीजें क्या होनी है, माइनस। जैसे ही प्लस एंड माइनस होगा, यहां पे मैंने लिखा था प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर जब लास्ट में प्लस माइनस कर दूंगा तो निकल कर आएगा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, और जब इनकम टैक्स के हिसाब से आएगा फिर उसके बाद जो भी टैक्स का रेट होगा वो अप्लाई करेंगे और हमारा टैक्स निकल कर आ जाएगा। मैडम पता है पूरा चैप्टर किस पे टिका हुआ है, क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा, इसी के लिए पूरा चैप्टर है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। पूरे चैप्टर में जितना भी ये चैप्टर चलेगा हम बस यही बात करेंगे कि इनकम टैक्स वाला कौन कौन से खर्चे को डिसअलाउ करता है और कौन कौन से खर्चे को अलाउ करता है। जो डिसअलाउड होता होगा उसे क्या करना है, प्लस, जो अलाउड होता होगा उसे क्या करना है, माइनस। बटन पक्की बात। जो मैं अभी आपको बता रहा था ना डेप्रिसिएशन, बेटा डेप्रिसिएशन के लिए एक सेक्शन है जिसका नंबर है 32। क्या है सेक्शन का नंबर, 32, जो कहता है सीधा सीधा इसके अंदर लिखा हुआ है, जो अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन है उसे कर देना डिसअलाउ, और जो इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन है उसे क्या कर देना, अलाउ। मतलब एक जो अकाउंट्स वाला है उसे प्लस कर देना और इनकम टैक्स वाले को क्या कर देना, माइनस। डन। क्या डेप्रिसिएशन हमारे को इनकम टैक्स वाला सीधा सीधा दे देगा या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बटन थोड़ा बहुत समझ में आया हमें क्या करना है। अगर आपको ये सीख गए कि क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, फिर आप आराम से इस चैप्टर का क्वेश्चन कर पाओगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बना तो अच्छा खासा मोटा तगड़ा ही क्वेश्चन बनेगा, छोटी छोटी चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात और बोलता हूं फिर हम बुक से शुरू कर देंगे। डन, ध्यान से देखना। भाई मेरा टर्नओवर, ये वर्ड तो सुना होगा सब लोगों ने। हाँ, मेरा टर्नओवर काफी ज्यादा नहीं है, 80 लाख रुपए है। कितना लाख है, 80 लाख। ये आपको वैसे देखने में लग रहा होगा 80 लाख, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 80 लाख बहुत ज्यादा बड़ी फिगर नहीं है। लोग 80 लाख तो एक महीने में भी टच कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं मेरी बता रहा हूं कि भाई मेरे टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर कितना है, 80 लाख। मेरी दुकान पे कस्टमर आया हुआ है, या तो मैं उसी को हैंडल कर लूं या तो मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना लूं। क्या आपको लगता है 80 लाख के टर्नओवर वाले बिजनेस का जो भी बंदा है ये कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा होगा, 10%, 12%, ज्यादा 10 लाख 12 लाख रुपए कमा रहा होगा। आपको लगता है ये फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखकर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाएगा? मुझे तो नहीं लगता भाई 80 लाख के टर्नओवर पे बनवाएगा। लोगों का 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ पहुंचता है तब वो एक फुल टाइम सीए को हायर करता है कि भाई मेरी आकर अकाउंटिंग कर दे। तो इनकम टैक्स वालों को भी ये बात लगी कि भाई उन लोगों का जिनका टर्नओवर थोड़ा सा कम है, जिनका टर्नओवर थोड़ा सा कम है, उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम। तो उन लोगों को बोला गया रहने दे, मत बना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है।
और जैसे ही बोला बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉब्लम का जन्म आ गया। बताओ क्या प्रॉब्लम जन्म ली? अभी तक आप बेस जिसे बना रहे थे, पिछले पेज में बनाया ना बेस, प्रॉफिट एंड लॉस वहां से उठाया, लेकिन अब तो वो आपने बनाया ही नहीं। जब बनाया ही नहीं तो आप कैसे निकालोगे टैक्स? पहले बताओ प्रॉब्लम समझ में आई? भाई प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। अभी तक मैं आपको बता रहा था जो अकाउंट्स में प्रॉफिट निकला उसे बेस बनाओ, उसमें कुछ प्लस करो कुछ माइनस करो, आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इनकम टैक्स वाला ही कह रहा है कि भाई तेरे को तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उस केस में जब उसने बुक्स बनाए ही नहीं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ही नहीं, तो उसका बेस क्या बनेगा? ये प्रॉब्लम समझ में आई? इस चीज के सॉल्यूशन के लिए एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया जो मुझे आपको याद करवाना है, और प्रैक्टिकली मतलब रियलिटी में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। टॉपिक का नाम होता है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। क्या नाम होता है? प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। मैं इस वर्ड पे थोड़ा फोकस कर देता हूं, फिर से लिख देता हूं ये वर्ड, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। ध्यान समझने की कोशिश करना। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर एक छोटी सी बात लिखी हुई है। कैसी बात लिखी हुई है? छोटी सी, सुनना। लेट से मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए का। कितना टर्नओवर है मेरा? 1 करोड़। तो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के सेक्शन 44 एडी में लिखा हुआ है। कौन से सेक्शन में लिखा है? 44 एडी। बेटा 3 सेक्शन है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के, अभी दिमाग में रट लेना ऐसे। 44 एडी, 44 एडीए और एक और है 44 एई। 3 सेक्शन पहले तो रटो। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के सिर्फ 3 ही सेक्शन है, आपके सिलेबस में नहीं, इनकम टैक्स लॉ में ही 3 ही सेक्शन है। एक का नंबर है 44 एडी, एक का नंबर है 44 एडीए और एक का नंबर है 44 एई। पहले मैं तीनों के नाम बता देता हूं कौन सा किसके लिए है, ध्यान सुनना। 44 एडी है बिजनेस के लिए। किसके लिए है? बिजनेस के लिए। 44 एडीए है प्रोफेशंस के लिए। किसके लिए है? प्रोफेशन। और जो 44 एई है ये कुछ गुड्स कैरेज के लिए है। किसके लिए है? गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज का मतलब समझा देता हूं मैं, ट्रक वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह। बस नहीं, बस भी ट्रांसपोर्ट में आती है, गाड़ियां भी ट्रांसपोर्ट में आती है, लेकिन वो सब नहीं, ट्रक होने चाहिए मेरे पास। क्या होने चाहिए? ट्रक, जिसमें इंसान इधर उधर हो रहे हो या सामान। इसी को बोला जाता है गुड्स कैरेज। क्या बोला जाता है? गुड्स कैरेज। जब आप जीएसटी पढ़ोगे ना तो वहां पे इन लोगों को बोलोगे जीटीए के नाम से। जीटीए गेम नहीं, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। क्या बोला जाता है इनको? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान सुनना, मैं फाइनली लॉ पे आता हूं। मुझे प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में कितने सेक्शन पढ़ाने? 3 या 4? 3। एक का नंबर क्या था? 44 एडी। दूसरे का नंबर क्या है? 44 एडीए। तीसरे का नंबर क्या है? 44 एई। पहला 44 एडी किस चीज का है? बिजनेस। 44 एडीए किसका है? प्रोफेशन। और 44 एई किसका है? ट्रक वालों का। किन लोगों का? ट्रक वालों का। ठीक है, अब सुनना। लेट्स से हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। भाई प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में हूं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो बना है नहीं, बेस किसे बनाऊं नहीं पता, तो कितना सरल काम कर दिया वो सुनना। सीधा 44 एडी में लिख दिया, जितना भी आपका टर्नओवर होगा उसका एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। आप सबको पता है प्रिस्क्राइब परसेंटेज के लिए क्या बनाया जाएगा आगे जाकर? रूल, है ना? रूल बनते हैं। जो भी चीज लॉ में प्रिस्क्राइब होता है उसको आगे जाकर कैसे बताते हैं? रूल से। ठीक है, तो लॉ में तो लिखा हुआ है कि भैया एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज लगा देना और आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब हम रूल में चलते हैं। रूल में क्या लिखा हुआ है? तो बेटा रूल में लिखा हुआ है कितना परसेंट? 8%। और रूल में लिखा हुआ है कितना परसेंट? 6%। 2 रेट लिखे हुए हैं। अगर आप कैश में लेन देन कर रहे हो तो आपके ऊपर कितना लगेगा? 8%। अगर आप नॉन कैश कर रहे हो, यूपीआई, एनईएफटी या कुछ भी तरीका, कैश को छोड़कर कोई भी ऑनलाइन तरीका अपना रहे हो, तो फिर उस पर कितना परसेंट लगेगा? 6। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, ये 8% और 6% टैक्स नहीं है, ये 8 और 6% पता है क्या है? मेरी इनकम। इनकम का मतलब या तो ये मेरा प्रॉफिट है या तो ये मेरा गेन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं ये पूरा का पूरा 1 करोड़ मैंने कैश में बिजनेस करा है। किस में करा है? कैश में। बताओ कैश में मैंने अभी रेट कितना बोला? 8%। तो मेरा प्रॉफिट इनकम टैक्स के लिए सीधा सीधा 1 करोड़ का कितना परसेंट निकाल देना? 8%। ध्यान देना, ये टैक्स नहीं आया, ये क्या निकल कर आया है? प्रॉफिट। फिर इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? टैक्स रेट। फिर मेरा क्या निकल कर आएगा? टैक्स। मैं समझ में आया? इट मींस इन लोगों को क्या अलाउड?
क्या डिसअलाउड? ये सब झंझट पालना है या झंझट खत्म? खत्म। ये छोटे व्यापारियों के लिए बोलो अच्छी बात हो गई है, बुरी बात? अच्छी बात, कि उन्होंने दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन भी नहीं करना और दुनिया भर का ये जो पीजीबीपी का इतना कठिन सा लॉ बना रखा है वो सब भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई यहां तक की बात किस किस को समझ में आई? तो आधे पे 6%, आधे पे 8%। डन। अगर मैंने लेट से मैंने 1 रुपए कैश में करा, बाकी 99,99,999 रुपए किस में करें? बैंक में। तो 1 पे कितना लगना है? कैश में कितना लगेगा? 8%। और नॉन कैश पे कितना लगेगा? हमें बाइफर्केशन करना है और 6% और 8%, 6% और 8%। डन। ये मैंने आपको बेटा पढ़ाया नहीं है, बस ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कुछ पढ़ोगे। अभी हमें इसे डिटेल में देखना है, इन सेक्शनों को पढ़ना है, कब ये होता है, कितना टर्नओवर तक होता है, छोटे व्यापारी का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बोलो भाई ये वाली बातें डन। फिर एक लास्ट का कॉन्सेप्ट और होगा, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा काम आता है। आपने शायद इसका नाम पहले कभी ना सुना हो। टॉपिक का नाम क्या चलेगा? टैक्स ऑडिट। जैसे कंपनीज एक्ट कहता है भाई तुम्हारा टर्नओवर कुछ भी हो, तुम्हारे को कंपलसरी अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। डन। आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी, जीरो होगा तो भी करना पड़ेगा। सेक्शन 139(1) भी कहता है आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। ऐसे ही पीजीबीपी के अंदर भी एक नया तरीके का ऑडिट डाल रखा है। पहले तो मेरे को बताओ ऑडिट वर्ड का मतलब समझते हो? कौन कौन समझता है ऑडिट वर्ड का मतलब? मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ऑडिट का अगर मैं मेरे सीए के हिसाब से बताऊं, जो हमारे को पढ़ाया जाता है वहां के हिसाब से बताता हूं। ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ मेरे ऊपर किसी का कोई जोर वोर नहीं चल रहा, मैं आजाद हूं और आजाद रहकर मैं क्या कर रहा हूं? एग्जामिनेशन। किस चीज का एग्जामिनेशन करते हैं हम नॉर्मल ऑडिट में? बेटा नॉर्मल ऑडिट में तो हम एग्जामिनेशन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इन सब का। लेकिन मुझे अभी आपको कौन सा ऑडिट बताना है? टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट में हम किस चीज का एग्जामिनेशन करेंगे? कि भैया टैक्स का ऑडिट नहीं होगा, नाम टैक्स ऑडिट है, लेकिन इसमें हम ऑडिट करेंगे जो खर्चा अलाउड था वो आपने ठीक तरीके से अलाउ करवाया नहीं करवाया, जो खर्चा डिसअलाउड था वो ठीक तरीके से डिसअलाउड हुआ या फिर नहीं हुआ। मतलब जो पीजीबीपी के अंदर अलाउड और डिसअलाउड की बातें हैं उनका कंप्लायंस हुआ या फिर नहीं हुआ, इस चीज के कंप्लायंस के लिए बोलो आपका क्या कौन सा ऑडिट करवाया जाएगा? टैक्स ऑडिट। मैडम अगेन जरा सोचकर बताना, छोटे व्यापारियों का टैक्स ऑडिट होना चाहिए क्या? भाई बेचारा छोटा व्यापारी टैक्स ऑडिट करवाने लगेगा तो उसके 2 महीने 3 महीने 1 महीना तो ऑडिट में ही निकल जाएगा। वो कहां अपना शटर उठाएगा, कहां अपने कस्टमर को हैंडल करेगा? तो अगेन छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स ऑडिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। बार बार मैं कह रहा हूं छोटा व्यापारी, हु इज अ छोटा व्यापारी, जब आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। भाई बोलो डन। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो बेटा क्या पढ़ना है वो सुन लेना। चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है, धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता हुआ चलेगा। जब पढ़ोगे तो रियलिटी में बड़ापन फील होगा, अभी तो मेरे बोलने से थोड़ी ना फील होएगा, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। सबसे पहले जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमारी अलाउड होती हैं और क्या क्या चीजें हमारी डिसअलाउड होती हैं। इसमें आपको दुनिया भर के एक्सपेंडिचर और दुनिया भर की इनकम के बारे में देखने को मिलेगा कि क्या क्या अलाउड है और क्या क्या डिसअलाउड है। मेन तो यही टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। फिर उसके बाद मेन तो यही टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। फिर उसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा उसका नाम होगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसमें हम लाइन से कितने सेक्शन पढ़ेंगे? 3, 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई। फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा तो अगेन ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और लास्ट वाला भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम क्या होगा? टैक्स ऑडिट। बस ये 3 चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। मडन फाइनली मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा बुक से। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पक्का अच्छे खासे नंबर पेपर में देकर जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी का होगा। हो सकता है इस पीजीबीपी के क्वेश्चन में कहीं का कुछ और भी जोड़ दे। जैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता कैसे वो मैं बता देता हूं। थोड़ा सा मैं बिजनेस भी कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं कहीं पार्ट टाइम सैलरी भी कमा रहा हूं, एक मेरा घर था उसे किराए पे भी चढ़ा रखा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? एक ही बंदा एक ही हेड से पैसे कमा रहा है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। कहीं मेरी बैंक में एफडी थी तो अदर सोर्सेज में मेरा इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले बिजनेस करा तो बोलो इसके लिए कौन सी इनकम? पीजीबीपी। फिर मैंने कहीं से सैलरी कमाई तो कौन सा ऐड? सैलरी। घर किराए पे चढ़ाया तो कौन सा ऐड? हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आया तो कौन सा ऐड? अदर सोर्सेज। फिर मेरे को ये चारों को जोड़ देंगे, फिर मेरी कौन सी इनकम निकल कर आएगी? टोटल टैक्सेबल
इनकम। डन। जिसमें से ये आपने पढ़ लिया, कैपिटल गेन भी आपने लगभग खत्म कर लिया, क्वेश्चन उसके कम हुए हैं। अभी आप कौन सा शुरू करने वाले हो? पीजीबीपी। मैं शुरू करूं? चलो, बुक है तो बुक निकाल लो, बुक नहीं है तो सामने से पढ़ना। यार गर्मी सी हो गई है, पंखा तो चल रहा है। अरे ये वाला खराब हो गया है यार। चल रहा है? अच्छा ठीक है। भाई बताओ, इजी चीज पढ़नी है या थोड़ी अच्छी वाली? अच्छी वाली, चलो और तुम्हें अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ भाई, कर सकते हो। सीए वाले मॉड्यूल से करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर है, मतलब पूरी कैलकुलेशन आपको नजर आएगी कि क्या सही है क्या गलत है, प्रॉपर करके दिखाया हुआ होगा, तो वो एक बेनिफिट मिलेगा सीए वाले मॉड्यूल से करोगे। बाकी सब कुछ सेम है। भाई चलो सामने देखना। सीएस कर रहे हो तो क्या बेटा टैक्स का लॉ चेंज हो जाएगा क्या? लॉ तो सेम ही रहेगा। सीएस कर रहे हो तो दिक्कत क्या है? क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, अंदर का लॉ तो सेम रहेगा। एक बात बताओ, वहां पे भी कंपनीज एक्ट है, यहाँ पे भी कंपनीज एक्ट है, दोनों जगह अलग बोनस शेयर इश्यू होता होगा या दोनों जगह सेम होगा? सेम। भाई दोनों जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों जगह शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 सारी चीजें क्या होने वाली है? सेम। चलो भाई देखो, इजी टॉपिक है क्या? बहुत इजी टॉपिक है। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात, फ्यूचर का झंझट खत्म हो जाएगा। देखो क्या, सीधा मैं 9th नंबर हेडिंग पे आया हूं, लास्ट में कहीं दे रखा होगा ये टॉपिक, लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, जितने बोलोगे उतने प्रैक्टिस करवा दूंगा। पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, 6 से 7 नंबर में एकदम फिट बैठेगा ये टॉपिक। शुरू करूं? लगभग 30-40% याद भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिगर्स का रोल आएगा। फिगर अगर आपको याद हो गई तो ये टॉपिक आसानी से कर पाओगे। देखो बेटा, 3 सेक्शन पढ़ने हैं, सामने आपके लिखे हुए हैं। एक का नंबर क्या लिखा है? 44 एडी। एक का नंबर क्या लिखा है? 44 एडीए। और लास्ट वाले का नंबर क्या लिखा है? 44 ए। पहले हम एक पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली पाए जाने वाला 44 एडी। कौन सा पढ़ेंगे? 44 एडी। शुरू करूं? चलो प्लीज, जो भी माइंड में फालतू चीजें चल रही है निकाल देना। अच्छा चैप्टर है, अच्छे से शुरुआत रखोगे तो पूरा चैप्टर ठीक से कर पाओगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम दे रखा है सेक्शन 44 एडी, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, यह है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसका पहला पॉइंट लिखा हुआ है एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी का मतलब, क्या मुकेश अंबानी भी 44 एडी का बेनिफिट उठा पाएगा या उसे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो किसे मिलेगा? यह है लॉ यहां पे लिखा हुआ कि कौन सा एसएससी 44 एडी सेक्शन का लुफ्त उठा सकता है। मैं लुफ्त वर्ड क्यों उठा रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यह अच्छा सेक्शन है एसएससी के लिए। यहां पे आपको दुनिया भर के झंझट को पालने की जरूरत नहीं है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, ना कुछ करना है। तो ये बताओ मेरे लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। तो इसका बेनिफिट मिलेगा किसको? तो बेटा साफ साफ लिखा हुआ है, बेनिफिट उठाने के लिए आप या तो इंडिविजुअल होने चाहिए, भारत के रेजिडेंट होने चाहिए, या तो आप एचयूएफ होने चाहिए। व्हाट इज एचयूएफ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। या तो आप क्या होने चाहिए? पार्टनरशिप फर्म। 3 बंदे लिखे, बोलो कौन कौन से? रेजिडेंट इंडिविजुअल, दूसरा कौन? एचयूएफ, और तीसरा कौन? पार्टनरशिप फर्म। बट नॉट एलएलपी। लेकिन आमतौर पे फर्म में कौन इंक्लूड होता है? एलएलपी। लेकिन यहां लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है एलएलपी को 44 एडी का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर बाय चांस क्वेश्चन आया कि फलाना ढमकाना एलएलपी थी कोई और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में रिटर्न फाइल करना चाहती है, बोलो अलाउड है या डिसअलाउड? डिसअलाउड। वो एलिजिबल एसएससी की कैटेगरी से बाहर है। ठीक है जी, फिर से लाइन पढ़ रहा हूं मैं। पहली बात, आप इंडिविजुअल हो, दूसरी बात आप एचयूएफ हो, और तीसरी बात आप कौन हो? फर्म।
लेकिन क्या छोड़कर? एलएलपी को छोड़कर। इंगेज इन द एलिजिबल बिजनेस एंड हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर 10AA। बेटा चैप्टर 10AA इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे। इसमें डिडक्शन किस चीज की होती है मैं बता देता हूं। आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो जाहिर सी बात है देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो ये देश के लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। सरकार उसके लिए आपको थोड़ा सा डिडक्शन देती है। डिडक्शन मिलना हमेशा किसी भी एसएससी के लिए अच्छी बात होती है। तो एक वो डिडक्शन, और चैप्टर 6 से, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, 80C में डिडक्शन मिलती है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मैंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट जा रहा है, अलग अलग चीजों की डिडक्शन मिलती है। तो कंडीशन ये है कि मैंने ये सारी डिडक्शन क्लेम करी है या नहीं करी? नहीं करी। अगर मैंने ये सारी डिडक्शन क्लेम कर ली, फिर मुझे सेक्शन 44AD का कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या क्या सीखे? मैं रेजिडेंट हूं, मैं HUF हूं, और मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, LLP नहीं हूं, और हम तीनों ने ही सेक्शन 10AA का बेनिफिट नहीं लिया और चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन को क्लेम नहीं करा। मतलब मैंने कोई बिना मतलब के कोई और बेनिफिट्स नहीं उठाए। पता है ये क्यों लिखा हुआ है? पता चल रहा है मैं इधर भी बेनिफिट उठा रहा हूं, उधर भी बेनिफिट उठा रहा हूं, उधर हर जगह बेनिफिट ही उठा रहा हूं। भाई सरकार आपको लगता है हर जगह से आपको बेनिफिट ही देगी? कुछ बेनिफिट देगी तो कुछ बेनिफिट रोकेगी। भाई जाहिर सी बात है ना, कुछ बेनिफिट देगी तो कुछ बेनिफिट रोकेगी भी। तो साफ साफ लिख दिया 44AD का बेनिफिट जब ही मिल रहा है जब आपको 10AA और चैप्टर 6A का बेनिफिट क्लेम करा या नहीं करा? नहीं करा। भाई ये लाइन क्लियर है यहां तक? पक्की बात है। आगे क्या लिखा हुआ है? इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। अब डिटेल में पढ़ते हैं ध्यान से। किन लोगों को सेक्शन 44AD नसीब नहीं होगा, जिन्हें लिखकर साफ साफ मना कर दिया? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44AD इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए तो साफ साफ लिखकर मना कर दिया। पहला, अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, एक वो इंसान जो प्रोफेशन कर रहा है, उसको 44AD नहीं मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसके लिए नया सेक्शन बना रखा है जिसका नाम क्या है? 44AD है। तो पहला 44AD से वो बंदा बाहर हुआ जिसके लिए एक अलग सेक्शन बना रखा है, और अलग सेक्शन का नंबर क्या था? 44ADA। ये 44AA वहीं पे पढ़ने को मिलेगा आपको 44ADA के अंदर। भाई पहली लाइन क्लियर है? तो जो प्रोफेशन कर रहा है उसे 44AD का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। भाई मैं LIC का एजेंट हूं, बताओ LIC का एजेंट क्या क्या कमाता होगा अपने जीवन में? कमीशन। क्या कमीशन कमाने वाले लोगों को 44AD के अंदर रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, कोई भी एजेंट के तौर का काम कर रहा है। आपने देखा होगा आपके घर पे सिलेंडर आता है, सिलेंडर पक्का वो एजेंसी से ही आता होगा। अलग अलग एजेंसी होती है, जैसे मेरी एजेंसी का नाम है K2 इंटरनेशनल, जिसका सिलेंडर मेरे घर आता है उसका नाम है, एजेंसी का नाम है K2 इंटरनेशनल, इंडियन का वो एजेंट है। तो पॉइंट इज, अगर वो K2 इंटरनेशनल की मैं बात करूं तो वो कौन सा काम कर रहा है? एजेंसी वाला। तो बेटा एजेंसी वाले को भी 44AD के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अलाउड नहीं है। मतलब 3 लोगों को तो साफ साफ लिखकर मना कर दिया। पहला, जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, दूसरा जो कमीशन और ब्रोकरेज से पैसा कमा रहा है, और तीसरा जो कौन सा बिजनेस कर रहा है? एजेंसी बिजनेस। अगर बाय चांस क्वेश्चन में इसमें से कुछ भी लिखा आया तो भाई सीधा सीधा मना कर देना, तू साइड बैठ, तेरे लिए सेक्शन 44AD बना नहीं है। आओ याद करते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? PGBP। आपने सबसे पहले इसमें कौन सा सेक्शन शुरू करा? 44AD। 30 से शुरू हो जाता है, 31 से शुरू हो जाता है। हम बहुत आगे जाकर पढ़ रहे हैं, अभी 44 में पहुंच चुके हैं ना, बीच में बहुत कुछ अभी हमारे को पढ़ना है। 44AD में सबसे पहले हमने पढ़ा भाई 44AD कौन से एसएससीज के लिए अवेलेबल है। तो बेटा 3 लोगों के लिए अवेलेबल है। किन किन लोगों के लिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, दूसरा HUFs के लिए, और तीसरा पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। लेकिन किसको हटाकर? LLP को हटाकर। ठीक है। और हमने 10AA और चैप्टर 6A का कोई बेनिफिट क्लेम करा है या नहीं करा? नहीं करा। एंड दूसरी बात, जो साफ साफ लिखकर मना कर रहा है कि ये 3 लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा 44AD का। पहला वो लोग जो किस में इन्वॉल्व है? प्रोफेशन। दूसरा वो लोग जो कमीशन और ब्रोकरेज का पैसा कमा रहे हैं, और तीसरा वो लोग जो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? एजेंसी। डन। अगर मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अभी तो बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। डन। बस एक थ्योरी का टॉपिक था जो हमारा खत्म हो गया। अब क्या लिखा हुआ है देखना। एलिजिबल बिजनेस या प्रोफेशन क्या है? यह है आपको याद करने वाली चीज।
इसे तो अच्छे से रटना है, थोड़ा समझने में आपको दुख दर्द होगा, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो याद हो जाएगा लंबे समय तक। लिखा हुआ है एलिजिबल बिजनेस। ये प्रोफेशन क्यों लिख रहा है बेटा? क्योंकि बगल में प्रोफेशन दे रखा है ना, ये मत समझना कि प्रोफेशन इसी के लिए, उसने तो एक टेबल बना रखा है, तो प्रोफेशन इसने इसके लिए नहीं लिखा। कौन से वाले कॉलम के लिए लिखा हुआ है? बगल वाले के लिए। आओ पढ़ना, यहां पे बिजनेस की बात है। एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 44A। आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन कौन सा वाला बिजनेस छोड़कर? 44A। बताओ 44A में मैं क्या चला रहा था? ट्रक। तो वो छोड़कर उस टोटल टर्नओवर, मैं बार बार कह रहा था ना छोटा व्यापारी छोटा व्यापारी, नाउ यू विल अंडरस्टैंड हु इज अ छोटा व्यापारी। तो लिखा हुआ है वही बिजनेस 44AD के लिए एलिजिबल हैं जिनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट, आप कुछ भी नाम पुकारो, चाहे टर्नओवर पुकारो चाहे ग्रॉस रिसीप्ट पुकारो, इन द PY। ये क्या होता है PY? प्रीवियस ईयर। ये किस चीज का साइन है भाई? ये तो मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। लेस देन या ग्रेटर देन? लेस देन और इज इक्वल्स टू। तो लिखा हुआ है मेरा टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट कितने तक है, इसे मैं हिंदी में बोलूंगा, कितने तक है? 200 लाख। भाई इस चीज को बताओ, हिंदी में बोलना है तो क्या बोलूं? तक ही तो बोलूंगा। मतलब एग्जैक्ट 200 लाख होगा तो भी बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर से बोलते हैं भाई 44AE का बिजनेस नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी बिजनेस कर रहे हो ऊपर वाले छोड़कर, और मेरा टर्नओवर इज मैक्सिमम अप टू कितने रुपए? 200 लाख प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में। तो मुझे 44AD के अंदर ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। एक लाइन क्लियर है? 200 लाख वाली लाइन क्लियर है? पिछले साल में मेरा टर्नओवर मैक्सिमम कितना था? 200 लाख। ये थी बात नंबर 1। अभी बात और चालू रहेगी, अभी बहुत कुछ और है आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। मेरे को पहले आप एक छोटी सी बात बताओ, सरकार क्या चाहती है? देश में कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो या नॉन कैश की ज्यादा हो? नॉन कैश ज्यादा हो। अब मैंने मैं सरकार हूं, मैंने बोला यार एक काम करो ना, आप कैश में लेन देन क्यों करते हो, आप बैंक से लेन देन क्या करो? मान लोगे मेरी बात? भाई इतने तो सीधे लोग नहीं हो ना, इतने सीधे तो हमारे देश के लोग हैं भी नहीं कि सीधा मैं बोलूंगा और आप लोग मान जाओगे। इसलिए लोगों को मनाने के लिए सरकार को हर जगह कुछ लालच देना पड़ता है। हर जगह क्या देना पड़ता है? लालच। तो जाहिर सी बात है सरकार को यहां पे भी नॉन कैश को बढ़ावा दिलवाने के लिए थोड़े बहुत क्या देने पड़ेंगे? लालच। तो जो नॉर्मल लोगों के लिए लिमिट थी 200 लाख वाली, बताओ इस लिमिट को घटाकर लालच मिलेगा या बढ़ाकर? बढ़ाकर। समझे मैं क्या बोला? क्योंकि अगर मैंने नॉन कैश करा, मतलब मैंने सरकार की बातों का पालन करा, तो सरकार ने मुझे तोहफे में बोला सुन तेरा 200 से ज्यादा भी होगा ना, 200 लाख से ज्यादा भी होगा, फिर भी 44AD में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 से ज्यादा कितना वो देखना है। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई है मैंने क्या बोला? सरकार अगर चाहती है कैश की ट्रांजैक्शन को कम करना, नॉन कैश को बढ़ाना, तो एकमात्र तरीका क्या था? सरकार को ये 200 वाली लिमिट को घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो क्या बढ़ाकर क्या हुआ वो देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देखना। एनी बिजनेस, शुरुआत की लाइन तो सेम है, अदर देन द बिजनेस, जो 44AE वाले के अलावा है। बताओ 44AE के अलावा मतलब ट्रक वाले के अलावा है। देखो लाइनें सेम है, हुज टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट, बस फिगर चेंज हो गई। प्रीवियस ईयर में कितने तक का धंधा करा है? 300 लाख। इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, अगर 300 वाली लिमिट का आपको बेनिफिट जब ही मिलेगा जब इफ एग्रीगेट कैश रिसीप्ट इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीप्ट या ग्रॉस टर्नओवर। मतलब अगर मुझे पूरे साल में 100 रुपए मिले तो मैक्सिमम कैश में कितने रुपए मिले हो? 5। अगर मुझे 6 रुपए मिल गए कैश में 100 रुपए में से, फिर मुझे 300 वाला बेनिफिट मिलेगा या 200 वाला? 200 वाला। अगर मुझे 300 वाला बेनिफिट उठाना है तो मेरा मैक्सिमम कैश, टोटल कैश का कितना % होना चाहिए? 5। भाई किस किस को आ गया समझ में? आओ और कोशिश करते हैं। अभी इसमें थोड़ी बातें और हैं, लेकिन पहले इतना तक क्लियर कर देते हैं। शुरुआत वाला पैराग्राफ तो भाई क्लियर होगा, उसमें तो कुछ याद करने वाला था ही नहीं, किसे मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा है, एलिजिबल वाले एसएससी। ठीक है जी, हम याद करते हैं लिमिट की बात, मेन तो वही है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था प्रीवियस ईयर। नॉर्मल लोगों के लिए 44AE छोड़कर, बिजनेस कर रहे हो लेकिन कौन सा वाला छोड़कर? 44AE छोड़कर, नॉर्मल लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, मेरा टोटल टर्नओवर या मेरी टोटल ग्रॉस रिसीप्ट्स
कितने तक होनी चाहिए? 200 लाख। बेटा अगर 200 लाख है तो बहुत बढ़िया, मेरे को 44 एडी में जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। बात नंबर 1 डन। बात नंबर 2, अगर मैं ऐसा व्यापारी हूं जिसने प्रीवियस ईयर में जितना भी टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड करा, उसका जितना भी करा उसका मैक्सिमम कितना परसेंट कैश में करा है? 5%। तो मेरे लिए 200 वाली लिमिट घटा दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। इट मींस अगर मेरा 250 लाख का भी टर्नओवर है फिर भी मेरे को 44 एडी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। बेटन लेकिन अगर मैंने कैश रिसीव 6% कर दी या 5% के ज्यादा में कुछ भी कर दी, फिर मुझे 300 वाले में रहना पड़ेगा या 200 वाले में? 200 वाले में। भाई किस किस को आया है समझ में? अभी किस किस नहीं, ये नहीं बताओ, ये बताओ किस किस को नहीं आया। मैं फिर से समझाऊंगा अभी। मैं फिर से बोलता हूं, देखना, एक क्वेश्चन के फॉर्म में बात कर लेते। रन भाई मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था 180 लाख। बेटा आप खड़े हो, एक बार आपसे बातचीत करनी है। जो जो पूछता जाऊंगा बताते जाना, जहां जहां नहीं आता होगा मैं बताता हुआ जाऊंगा। डन। पीवाई का मतलब हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है आपकी कुछ कम ही क्लासें हुई हैं। हाँ ये मत बोलना पहली क्लास है, पहले पढ़ रखा है ना थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर में मेरा टर्नओवर था 180 लाख। बेटा आंख बंद करो, करो आंख बंद। अब सीधा सीधा भाई 200 लाख तक है, भाड़ में गया कैश, भाड़ में गया नॉन कैश। बोलो 44 एडी मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मल लॉ था वो कितने तक रुपए तक का था? 200 लाख। पहली लाइन तो क्लियर है। दूसरी लाइन, क्वेश्चन नंबर 2, मेरा प्रीवियस ईयर में टर्नओवर था 200 लाख। बताओ बेटा, आप ही बताओ, बाकी मत बोलना। बताओ मेरे को 44 एडी मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि लॉ में क्या लिखा हुआ था? 200 लाख तक मिल गया 44 एडी। डन। अब जो मेन समझने वाली चीज शुरू हुई वो यहां से शुरू हुई, ध्यान से देखना। प्रीवियस ईयर में मेरा टर्नओवर था, यहां पे पेन ही रुक जाता है, मेरा टर्नओवर था 280 लाख। अगर मैं आपको सिर्फ इतना डेटा बताऊं और बताओ मेरे को टैक्स ऑडिट 44 एडी मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं 280 लाख, तो बताओ मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं अगली लाइन बोल रहा हूं, मेरा टर्नओवर 280 लाख था और पता है मैंने सरकार की बातों को अपनी सराखों पे रखा और मैंने जो मैक्सिमम कैश रिसीव करा, जितना भी मैंने कैश रिसीव करा, वो मेरे टोटल जितना मुझे रिसीव हुआ था, जितना भी मेरा टर्नओवर था, उसका मैक्सिमम कितना परसेंट मिला? 5%। समझो इस बात को कि जितना मुझे टोटल मेरा बिजनेस हुआ, बताओ हमारे एग्जांपल में कितना बिजनेस हुआ? 280 लाख। कोई कैलकुलेटर निकालो एक बार फटाफट। 280 लाख का 5% करो एक बार, 14 लाख। इट मींस अगर मेरे को 14 लाख तक का कैश मिला है तो ये मेरे लिए लिमिट 200 लाख एप्लीकेबल होगी या 300 लाख? 300 लाख। लेकिन अगर मैंने 14 लाख 1 रुपए ले लिया तो फिर मेरे लिए लिमिट 300 लाख हो जाएगी या 200 लाख? 200 लाख। इट मींस आपको बस ये समझना है, अगर आपको 300 वाले का बेनिफिट उठाना है, 200 लाख की जगह 300 वाले उसमें जाना चाहते हो, आप स्लैब में जाना चाहते हो, तो आपको एक काम करना है, आपको मैक्सिमम जितना भी टर्नओवर है उसका कैश कितना परसेंट तक रिसीव करना? 5। मतलब किसे बढ़ावा देना, कैश को या नॉन कैश को? नॉन कैश को। डन। बैठो, समझ में आया? बैठो भाई, किस किस के अभी भी समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा। ये बहुत अच्छी चीज चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी चल रही है। और कुछ बच्चे जो फोन चला रहे हैं वो रख दे। फोन चला रहे हैं, सो रहा है भाई, जाग जा। ये तूने इसे क्यों कर रखा था कि मैं फोन ना देख पाऊं? अच्छा चलो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तूने इसे, चलो ठीक, बढ़िया, गुड। भाई किस किस के समझ में नहीं आए? सबके आ गया? गजब। आओ आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ और है, फिर आगे पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इन अफेक्ट, अगर हम फाइनल बात करें तो बेटा बातें नहीं, इफ द टर्नओवर ऑफ बिजनेस इज 200 से ज्यादा लेकिन 300 तक, देन द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 एडी कैन बी अवेल्ड। 200 से ज्यादा है लेकिन 300 से कम है तो भी आप 44 एडी का बेनिफिट उठा सकते हो अगर आपका कैश रिसीव, बताओ पिछले साल में कितना परसेंट था? 5%। तो ये उसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। इट मींस आपके लिए लिमिट को, सीधा मैं बोल रहा हूं, कितनी सरल सी बात है, आपके लिए नॉर्मल लिमिट को, 200 लिमिट को बढ़ाकर मैं कितने लाख कर दूंगा? 300 लाख। बस आप मेरी एक बात मान लो, आप जितना भी धंधा करोगे उसका 5% ही कैश में लेना। 5% से ज्यादा कैश में लिया तो आपके लिए लिमिट 300 की जगह वापस कितनी कर देंगे? 200। डन।
अब मैं सुनना शुरू करूं? मेरी तरफ से मैंने पूरा खत्म कर दिया, अभी 44 एडी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार इतना खत्म कर लेते हैं। कौन किससे पूछूं? वो जिसकी नजरें झुकी झुकी हो उससे पूछेंगे। जो इधर नजरें नहीं मिला रहा उसे नहीं आता होगा। बेटा खड़े हो, बताओ क्या सीखे? 44 एडी में जो जो आता है सब बता दो। एलिजिबल एसएससी होते हैं, ठीक है। कौन होता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी को छोड़कर। अब इस वाले कॉलम को पूरा ही छोड़ दो, सीधा फिगर वाली चीजों पे आ जाओ। मतलब प्रीवियस ईयर में जो लिमिट है, बस लिमिट को लिमिट ना बोलकर एक अच्छा वर्ड बोल दो, टर्नओवर। क्या बोल दो? टर्नओवर। और अगर टर्नओवर भूल जाओ तो और अच्छा वर्ड बोल दो, ग्रॉस रिसीप्ट। बटन अब बोलो, लिमिट की जगह अब वर्ड क्या लगाकर बोलना? टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट। आगे बोलो। 200 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम अप टू कितनी होनी चाहिए? 200 लाख, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मतलब 5% से ज्यादा होते ही मेरे को 200 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 300 वाले का, 200 वाले का। भाई आई होप मैं दोबारा ऐसे बोलने वाला नहीं हूं, सबको क्लियर हो गया ना? चलो बैठो, गुड। आगे क्या लिखा हुआ देखना। अब भाई, अब जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है, जिसे मैंने आपको थोड़ा सा जब समझा रहा था मैंने हिंट दे दिया था, फिर भी देखना एक बार। जितना 44 एडी की बात कर रहा हूं, जितना भी मुझे पैसा, जितना भी मेरा टर्नओवर है, चाहे कैश का हो चाहे नॉन कैश का हो, आंखें बंद करनी है। अगर कैश वाला है तो सरकार उस पर ज्यादा टैक्स लेना चाहती है, तो वहां मेरी इनकम कितना परसेंट बनेगी? 8। और अगर मैंने बैंक में भी पैसा लिया, यूपीआई, चेक, इन सब से भी पैसा लिया, तो फिर उस केस में मेरे को कितना इनकम माना जाएगा? 6। इट मींस अगेन यहां पे भी बेनिफिट है। तुम कैश में करोगे तो भाई सरकार तुम्हारी 8% इनकम बना देगी, लेकिन तुम बैंक में धंधा करोगे, बैंक से पैसा लेन देन करोगे, फिर तुम्हारा कितना परसेंट हो जाएगा? 6। बताओ ये एज एन एसएससी आपके लिए अच्छी बात है, बुरी बात? अच्छी बात। वही है ना, फिर से वही वाली बात। मैं आपसे बोलूंगा भाई कैश में कर, बैंक में करो, आप नहीं मानोगे, तो मुझे इसे भी मनवाने के लिए क्या देना पड़ा? लालच। दिस इज लालच नंबर 2। पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कितनी इनकम बनेगी आपकी। प्रिजम्पटिव का मतलब होता है प्रिज्यूम करना, कितनी इनकम मानी जाएगी आपकी, आप कितना भी कमाओ। लेट से मेरा 100 लाख का टर्नओवर था, हो सकता है मैंने उसमें से 80 लाख रुपए कमा लिए। वैसे ऐसा कोई बिजनेस होता नहीं होगा, लेकिन फिर भी 100 लाख का बिजनेस था, 100 लाख का टर्नओवर था, मैंने 80 लाख कमा लिए। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सुन, तुझे सिर्फ कितने परसेंट इनकम माननी है? 8%। तो बताओ ये मेरे लिए अच्छी बात है, बुरी बात? अच्छी बात। पढ़ते हैं। 8% ऑफ टोटल टर्नओवर या सेल्स या ग्रॉस रिसीप्ट, आप चाहे उसे सेल बोलो, चाहे ग्रॉस रिसीप्ट बोलो, चाहे टर्नओवर बोलो, जो भी बोलो, उसका 8% निकाल देंगे। कब? जब और ए सम हायर देन द एफोर्सेड सम क्लेम टू हैव अर्न बाय द असेसी। असेसी अगर भगवान नेचर का है, मतलब वो अंदर से बहुत दयालु नेचर का है, तो या तो 8%, या तो अगर उसे कोई ज्यादा इनकम बतानी है तो ज्यादा बता दे। मतलब सरकार की तरफ से कितना बोल रखा है? 8। कम से कम 8% तुम्हारी इनकम होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं ना मेरे आसपास सरकार को भी बेनिफिट मिले, सरकार को भी टैक्स मिले, तो मैं अगर ज्यादा भी इनकम हुई है तो दिखा सकता हूं। तुम्हें लगता है कोई दिखाता होगा? लोग कम करने की सोच रहे हैं, सरकार क्या बोल रही है? ज्यादा है तो ज्यादा दिखा ले। भाई ऑप्शन दे दिया, दिखाना है तो दिखा ले। बताओ कोई दिखाने वाला है? नहीं। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है? हाँ। दूसरी बात, 6% हो जाएगा टोटल टर्नओवर का, ग्रॉस रिसिप्ट का। अगर आपका जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट का पैसा है वो किस में मिला? अकाउंट पे ही चेक, या किससे मिला? बैंक ड्राफ्ट, या किससे मिला? ईसीएस, या किससे मिला? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस। बताओ ये सब कुछ ऑनलाइन तरीके हैं ऑफलाइन? ऑनलाइन। भीम पे, चीम पे, इन सब के द्वारा मिला है। तो इन सब के द्वारा मिला है, तो बोलो आपकी इनकम कितनी बनेगी? 6%। भाई खत्म हो गया हमारा 44 एडी। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से। मेरा टर्नओवर था 290 लाख, डन। मेरा जो कैश रिसीव था, एक बार 290 का 5% करना, 14.5। मेरा जो कैश रिसीव था वो 12 लाख रुपए था। कैश रिसीव कितना था? 12 लाख। पहले तो बताओ मैं 44 एडी में रिटर्न फाइल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं, क्योंकि 5% से कम कर दिया। अब मेरे को कैश मिला था, मैं बता रहा हूं कितने मिले थे? 12 लाख। बता सकते हो मेरी इनकम कितनी निकल कर आएगी? क्वेश्चन खत्म कर दिया मैंने।
टोटल टोटल टर्नओवर मेरा कितना है? 290 लाख, जिसमें से मुझे कैश में टर्नओवर का पार्ट कितना मिला? 12 लाख। बताओ मेरी इनकम कितनी होगी? क्या करना है, समझ में आया किसी को? कुछ नहीं करना भाई, कैलकुलेटर उठाना है और 2 मल्टीप्लाई करने हैं। 12 लाख का कितना परसेंट कर देना? 8। और 290 में से 12 हटाकर कितने बचेंगे? 278। 278 का कितना कर देना? 6। फिर दोनों को प्लस कर देना, आ जाएगी टोटल इनकम। करके बताओ कितनी आ रही है? 12 लाख। पहले बताओ 12 लाख का 8%, 96,000, ये एक हो गई। और 278 लाख का 6%, 64,000। 17,64,000। अब इन दोनों को जोड़ दो। अच्छा, टोटल बताया था, इस वाले का पोर्शन बताओ सिर्फ। 278 का सीधा सीधा 6% करके बता दो। 16,68,000। तो मेरा टोटल कितना आया? 17,64,000। बताओ ये निकालना कोई भारी काम है क्या? कुछ है ही नहीं इसके अंदर। फिर भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे करना क्या है भाई। क्या करना था? 2 मल्टीप्लाई और 1 प्लस। क्या करना था पूरे टॉपिक में? 2 मल्टीप्लाई और 1 प्लस। 4480 यहां तक क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? नॉन अलाउबिलिटी, ये वाली चीज आप छोड़ सकते हो। ये वाली चीजें अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं अभी। रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो जरा ध्यान से, शुरू करो। लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे काम कर रहा हूं, छोटा व्यापारी हूं, तो मैं लगता है मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। इसके लिए क्या लिखा हुआ है? इफ द एलिजिबल assessee डिक्लेयर प्रॉफिट एंड गेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 44AD, अगर आपने 44AD के प्रोविजंस के हिसाब से प्रॉफिट डिक्लेयर करा, देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। इतनी देर से मैं यही सिखा रहा हूं। अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला हूं, मतलब मैं छोटा व्यापारी हूं और मैं उसी के तहत इनकम दिखाना चाहता हूं, तो मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेकिन ही है समझने वाला। हाउएवर अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले समझा देता हूं, फिर पढ़ लेंगे एक बार। ध्यान से देखना। बोलूं, मेरा टर्नओवर था 190 लाख। कितना टर्नओवर था? 190। पूरा का पूरा यूपीआई लिया था मैंने। तो बताओ मेरी इनकम कितनी हुई? 6%। बताओ एक बार फटाफट फिगर। 190 लाख का 6%, 11,40,000। बेटन अब सुनना ध्यान से। मैंने ना बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे बनाने नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी घर में एक रजिस्टर बना रखा था, उसमें मैं एंट्री जरूर करता था। और सारे प्रॉफिट पूरे साल का, भाई जाहिर सी बात है, छोटा ही बिजनेस है बड़ा ही बिजनेस है, बंदा थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करेगा ना कि रियलिटी में मैंने कितना पैसा कमाया। तो जब मैंने कमाया तो मुझे नजर आया, भाई सरकार मुझे बोल रही है तेरा प्रॉफिट है 11,40,000, लेकिन रियलिटी में तो मेरे को 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ मैं सरकार के 44AD का बेनिफिट उठाऊं या ना उठाऊं? अगर उठाया तो इससे तो मेरा नुकसान ही हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मैं सरकार के 44AD के हिसाब से जाऊं, फिर तो मेरी इनकम कितनी हो रही है? 11,40,000। लेकिन रियलिटी में मुझे पता है ना, मैंने बिजनेस करा है, मुझे पता है मेरा प्रॉफिट कितने रुपए का है? 1 लाख। मतलब मैं सरकार के 6% से ज्यादा दिखा रहा हूं या कम? कम। तो सरकार बोलेगी इधर आ, और बुलाकर अपने पास बुलाकर बोलो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाएगी? हाँ। और तो और आपका टैक्स ऑडिट भी करवा देगी। क्या करवा देगी? टैक्स ऑडिट। समझना क्या हुआ? बात बस इतनी सी हुई कि रियलिटी में मेरा जो सरकार ने रेट बोला था, उससे इनकम क्या आ गई? कम। और मैं चाहता हूं कि सच में ही कम है। तुम कर लो मेरा ऑडिट, तुम्हें भी 1 लाख ही नजर आएगा। तो मैं बोलूंगा जा भाई टैक्स ऑडिट कर ले, मैं तेरी 11,40,000 पे रिटर्न भरूंगा या अपनी 1 लाख पे रिटर्न भरूंगा? 1 लाख। भाई किस किस को आ गई ये वाली बात समझ में? अगर मैंने सरकार के 6% या 8% से कम इनकम दिखा रहा हूं, तो सरकार बोल रही है ठीक है बेटा दिखा ले, लेकिन एक काम कर, जा अब तू तेरी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बना, और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या और करवा? ऑडिट, टैक्स ऑडिट। ओके ना? एक बार इसे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ देखना। हाउ एवर इफ आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट, अगर आपने प्रॉफिट डिक्लेयर करा है, इसे आप खुद पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, देखते हैं कितनों को समझ में आता है। पढ़ो, इतनी चीज पढ़ना है एक बार।
कुछ 5 साल वाली बात है, उसे ध्यान से पढ़ना। नहीं है ना? डिस इंटाइटल मतलब, इंटाइटल मतलब मिलना, डिस इंटाइटल मतलब नहीं मिलना, है ना? नहीं आना है समझ में? किस किस के आए? एक बच्चे के। ये सब ये पढ़ो, तुम्हारे ये समझ में आएगा। पढ़ो ये वाला पैराग्राफ सी। देन ही अगले पेज पे। पढ़ो पढ़ो भाई, खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा रहा। देन ही के बाद ये रहा अगला पेज। ही के बाद बस ये पढ़ लेना। भाई समझ में आया किसी को ये क्या हुआ? हम 2 सेक्शनों के चक्कर मार के आए हैं। एक बार इस टॉपिक की मैं आपको हेडिंग दिखाता हूं। हेडिंग का नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर बोलो क्या लिखा हुआ है? ऑडिट हो रहा है अकाउंट्स का, कुछ व्यक्तियों का जो कौन सा क्या कर रहे थे, बिजनेस या प्रोफेशन। ऑडिट हो रहा है और इसी को हमने प्यार से क्या नाम बोला हुआ है? टैक्स ऑडिट। सेक्शन कौन सा इसका? 44AB। अब सुनना, 44AB में टैक्स ऑडिट बहुत सारी वजह से होता है, जिसमें से मैंने आपको एक बीच की वजह पढ़ाई, और वो बीच की वजह थी कि अगर मैं 44AD वाला व्यापारी हूं और मैंने सरकार के 6% और 8% से ज्यादा इनकम दिखाई है या कम कम, तो मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है इसमें। अब मुझे आपको एक बात और सिखानी है, 5 साल वाली, जो 5 साल सक्सेसिव 5 साल वाली बात है ना, वो बहुत इजी सी है, उसे और दिखानी है। फिर ये टॉपिक लगभग 44AD फिर लगभग लगभग पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। आओ देखना उसे भी। उसके लिए वापस 44AD में चलना पड़ेगा। ये रहा बेटा, जिसको समझ में ना आ रहा हो प्लीज मेरे से पूछ लेना। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउएवर, यहीं से मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, यहीं से अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाउएवर इफ आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, मैंने प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रॉफिट दिखा दिया। कौन से सेक्शन में? 44AD में। यहां तक पढ़ के बताओ, मतलब मैंने कितने % इनकम दिखाई है? 6% और 8%। से फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, देन नॉन डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस फॉर एनी ऑफ द 5 सक्सेसिव असेसमेंट ईयर देयर आफ्टर। तो अगले 5 सालों तक मैं प्रिजम्पटिव बेसिस में प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता? प्रिजम्पटिव के अलावा किसी और में नहीं कर सकता। लिखा हुआ है देन नॉन डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस फॉर एनी ऑफ द असेसमेंट, अगले 5 साल, दैट इज फ्रॉम असेसमेंट ईयर 26-27 से लेकर 30-31, से फॉर असेसमेंट ईयर 27-28 वुड डिस एंटाइटल द असेसी फ्रॉम क्लेमिंग profit on presumptive basis for the 5 successive assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year of such declaration। मतलब मैंने इस साल 44AD का बेनिफिट उठाया, अगले 5 साल तक मुझे ऐसे ही फाइल करनी थी, लेकिन तीसरे साल में जाकर मैंने 44AD से कम वाला प्रॉफिट वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया। मतलब मेरा ऑडिट वगैरह कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 44AD से कम है मेरी इनकम, तो सरकार ने बोला ओके। मैंने 5 साल वाली बात को तोड़ा ना तुम्हारी। सरकार ने बोला 5 साल तुझे इसी में करना है, लेकिन मैं तीसरे साल में आकर अपनी चाल बदल गया, मैंने दूसरे वाले लॉ में चला गया। तो सरकार ने बोला अब तू फिर सुन कि जिस साल तूने मुझे छोड़ा, जिस साल तूने 44AD छोड़ा, अब उसके 5 साल तुझे 44AD मिलेगा भी नहीं।
समझ में आया क्या हुआ? देखो मैं बोलता हूं, बोलूं एक बार, आ गया होगा, फिर भी एक बार बोल देता हूं। भाई इस साल मैंने प्रॉफिट दिखाया 44 एडी में, डन। तो कहता है दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, वैसे बेसिकली छठे तक जाना है, अगले 5 साल तक मुझे क्या दिखाना चाहिए? 44 एडी ही दिखाना चाहिए, बोलो ओके। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने चला के दिखाई, मैंने बोला नहीं, मैं तो चौथे साल से 44 एडी में नहीं, मैं तो टैक्स ऑडिट में जा रहा हूं जी, 44 एडी नहीं दिखाऊंगा, मैं तो उससे कम इनकम दिखाऊंगा। तो सरकार कहती है कम दिखा ले, लेकिन इसके अगले 5 साल तक नजर मत आ रही है, वो कहां पे? 44 एडी में, बोलो ओके। भाई समझ में आ गया होगा? तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक बार आपने मना करा तो 5 साल तक आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मैं पढ़ूं आगे? अब एक बार और फटाफट खत्म करते हैं। भाई मैं बार बार भूल जाता हूं, मेरा चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन, पीजीबीपी, सेक्शन कौन सा चल रहा है? 44 एडीए, 44 एडी। ये प्रोफेशन की बात करता है ट्रक वाले अंकल, बिजनेस की बात करता है। सबसे पहले हमने देखे थे एलिजिबल असेसी। एलिजिबल असेसीज में सबसे पहले कितने बंदे थे? 3, इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म, किसको हटाकर? एलएलपी। फिर 3 लोगों को लिखकर मना करा था, बोलो 3 लोग में, पहला प्रोफेशन, दूसरा कमीशन कमाने वाले और तीसरा एजेंसी वाले। फिर उसके बाद जाकर फिगरों की बात आना शुरू हुई, पैसों की बात होना शुरू हुई। तो कहता है 44 एडी में उन्हीं लोगों को इंटाइटल है अपनी इनकम रिटर्न फाइल करने के लिए जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में इज अप टू रुपीज 200 लाख। लेकिन ये 200 वाली लाख वाली लिमिट को बढ़ाकर कितने लाख कर देंगे? 300 लाख। अगर उस साल में उनका जो कैश रिसीप्ट था वो टोटल रिसीप्ट के, ध्यान देना, कैश रिसीप्ट कौन से रिसीप्ट के? टोटल रिसीप्ट के। मैक्सिमम कितना परसेंट तक है? 5। अगर 5 से ज्यादा हुआ तो बेटा 300 भूल जा, फिर तेरे लिमिट कितनी है? 200, है ना। और फिर बाद में जाकर बोलता है, टैक्स ऑडिट की बात है ये वाली, बाद में जाकर बोलता है अगर मैंने आपके 44 एडी से कम इनकम दिखाना चाहिए तो मेरे को अलाउड तो है, सरकार बोलेगी ठीक है कर ले, लेकिन एक काम कर, जाके अपना क्या करवा? टैक्स ऑडिट। भाई डन। और 5 साल तक दोबारा नजर मत आइयो। पढ़े भाई आगे, चलो आगे क्या लिखा हुआ है? ये लास्ट लाइन लिखी हुई है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। ऊपर वाले केसेस के हिसाब से द असेसी वुड हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये आपने वहां पे भी पढ़ा 44 एडी में, सेम यहां लिखा हुआ है। भाई अब आपको अपने क्या बनाने पड़ेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट, और जाकर खुद का क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट। और ऑडिट के लिए कौन सा सेक्शन लगेगा? 44 एडी। समझ में आया क्या हुआ? पक्की बात है? पक्की बात? किस किस को समझ में आ गया? भाई मेरे को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक लास्ट मसाला और बचा हुआ है, वो एक लास्ट मसाला और समझ लो। अगर वो समझ में आ गया तो 44 एडी पूरा खत्म है। वो एडवांस टैक्स वाली बात नहीं है, वो मसाले वाली, उसी में लिखा हुआ है वो मसाले वाली बात। इफ वाली लाइन, जो मसाला है वो कहां से डला हुआ है? इफ से। ये इतनी सी लाइन आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। बोलू, देखना, 2 सेक्शन मिक्स हो रहे हैं, मैं कर रहा हूं बेसिकली मिक्स, हो नहीं रहे, मजा आ रहा है। बेटा देखो, बस पहली लाइन पढ़ना और कुछ नहीं। 44 ए बी में आ चुका हूं, टैक्स ऑडिट में आ चुका हूं, फिर से कुछ नहीं पढ़ना बेटा, बस ये पढ़ना। इन केस ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो टैक्स ऑडिट कब रिक्वायर्ड है? तो कहता है जब मेरा टर्नओवर कितने रुपए से हो गया, ज्यादा हो गया, 1 करोड़ से ज्यादा। फिर मैं गई वाली बात, मतलब टैक्स ऑडिट भी जब एप्लीकेबल होता है जब टर्नओवर कितने से ज्यादा है? 1 करोड़। बस इतना पढ़ाया मैंने, डन। इसमें भी 5% वाली बात है, वो सब बोलने लगूंगा तो और दिमाग खराब हो जाएगा। अब मैं इस चीज का पूरा इंप्लीकेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना बेटे, सारा दिमाग चला लेना सामने। मेरा टर्नओवर है 160 लाख। कितना टर्नओवर है? 160 लाख, डन है। मेरे को कैश मिला था 2 लाख, डन है। मेरी इनकम बताओ कितनी आएगी? टोटल 6%, 8% दोनों मिलाकर करो भाई, कैलकुलेटर निकाल लो भाई। 9,64,000।
भाई सबका यही आया, सबका यही आया होगा, जिसका नहीं आया निकाल लेना, यही आएगा। अब मसाले वाली बात शुरू करने जा रहे हैं, बेटा देखना ध्यान से। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा इतना, मैं दिखाऊंगा इनकम मेरी मेरे हिसाब से। मैं दिखा रहा हूं 2 लाख रुपए। मैं कितने दिखा रहा हूं? 2 लाख। डन। बताओ क्या सरकार मुझे अलाउ करेगी? तो मैं बोलता हूं हाँ भाई, सरकार मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती, मुझे अलाउड है। लेकिन क्या बताओ मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा? तो मैं आंसर लिख रहा हूं हाँ। पता है हाँ क्यों लिखा? क्योंकि मेरा टर्नओवर टैक्स ऑडिट लिमिट से क्या था? ज्यादा। टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी थी? 1 करोड़। और मेरा बिजनेस कितना है? 160 लाख। 1 करोड़ से ज्यादा ही हो गया। इस वजह से मुझे क्या करवाना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। ये समझ में आया? अब देखना, नॉर्मल बात बताता हूं भाई। मेरा टर्नओवर था 80 लाख। कितने रुपए था? 80 लाख। मुझे कैश मिला था 50,000। मेरी इनकम बताओ कितनी आ रही है? पता नहीं कब तक फोन ही निकलते रहेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। 481। भाई मेरी इनकम आई 4,81,000। बेटा देखना सामने। अब मैं कह रहा हूं सरकार को नहीं, मैं नहीं दे रहा, मैं देना चाहता हूं इनकम मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इनकम मैं बोल रहा हूं भाई, मेरी इनकम है 1 लाख रुपए। अब मेरे को बताओ मुझे टैक्स ऑडिट करवाना है? भाई सामने क्वेश्चन बोला है मैंने कुछ। मेरा टर्नओवर है 80 लाख, मुझे कैश मिला 50,000। उसके हिसाब से अगर मैं 44 AD के हिसाब से चलूं तो मेरी इनकम कितनी निकल कर आ रही है? 4,81,000। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मेरी इनकम तो भाई 1 लाख होनी चाहिए। मैं तुम्हारे 4,81,000 वाले 44 AD का बेनिफिट नहीं उठाना चाहता। तो ठीक है, 1 लाख के हिसाब से मेरे को फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल इस, क्या मुझे अब टैक्स ऑडिट करवाना है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मेरा टर्नओवर टैक्सेबल टैक्स ऑडिट वाली लिमिट से क्या था? कम। ये लिखा हुआ है यहां पे। ये जो अभी मैंने 3 लाइनें छोड़ी थी ना, वो यही लिखी हुई है। पहले बताओ ये 2 एग्जांपल किस किस को आगे समझ में? एक जगह टैक्स ऑडिट इसलिए बोला क्योंकि वो टैक्स ऑडिट लिमिट से क्या हो गया था? ज्यादा। दूसरी जगह टैक्स ऑडिट मना कर दिया क्योंकि वो टैक्स ऑडिट लिमिट से क्या रह गया था? कम। टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी पड़ी अभी तक आपने? 1 करोड़। और भी है उसमें, 10 करोड़ भी है, वो अभी मैंने बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करा, और ज्यादा गुचड़ पुचड़ हो जाएगा इसलिए। डन। एक बार वो 3 लाइनें और दिखाता हूं, फिर 44 AD पे पहुंचेंगे। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी। 44 AD लगेगा, लेकिन 44 AD से मैं तो बाहर चला गया। तो अब जैसे ही मैं बाहर गया तो सवाल उठा क्या टैक्स ऑडिट होगा? तो बोला गया नहीं, टैक्स ऑडिट तो नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल उठा, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? तो आंसर इज हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। पूछो क्यों? ऑडिट तो हो नहीं रहा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों बनवाए? तो मैं बता देता हूं क्यों बनवाए। क्योंकि कल को आपके यहां छापा मारेगा तो कुछ तो देखेगा ना, छापा मारेगा तो उसके लिए क्या देखेगा? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, बुक्स के हिसाब से सारा काम चलेगा। यहां पे 5 साल, हाँ 5 साल वाली बात हर जगह। मैंने 1 साल मना करा ना, इस साल मना करा तो अगले 5 साल तक मैं नजर नहीं आना चाहिए। तब भी हाँ, अगले 5 साल मेरे को 44 AD नहीं मिलेगा। बेटा ये 3 लाइनें मैंने छोड़ी थी अभी, उसे एक बार और देख लो फिर से। इफ इज टोटल इनकम एक्सीड, मेरी इनकम अगर कितने से ज्यादा होगी? इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इन दोज ईयर। अगर मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो भाई मेरे को अपना क्या करवाना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। और आपने लिमिट पढ़ रखी है, लिमिट आपके लिए कितनी एप्लीकेबल है? 1 करोड़। तो अब 1 करोड़ वाली लिमिट, और भी लिमिट है, उसे जब बाद में जाके समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद समझ लेंगे उसे। 10 करोड़ वाली लिमिट, फिर ये टॉपिक और थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ मैंने एक ही लिमिट समझाई है, 1 करोड़ वाली। जब टैक्स ऑडिट पढ़ेंगे तो 10 करोड़ वाली भी आप थोड़ा थोड़ा समझने लग जाओगे। भाई 44 AD मेरी तरफ से खत्म है। बोलो कौन कौन समझ गया, इस पे क्वेश्चन कर देगा। कैलकुलेशन वाला आया तो फिर तो हर कोई कर देगा। अगर थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा कि टैक्स ऑडिट नहीं होगा या टैक्स ऑडिट होगा, फिर वो क्वेश्चन को थोड़ा जानदार बनाएगा। वहां पे आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल आया तो सीधा मल्टीप्लाई प्लस और कुछ नहीं है टैक्स ऑडिट में। डन। 44 ADA शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी बात और, एडवांस टैक्स की बात पढ़ लेते हैं। बेटा याद करो, शुरुआत में जब चैप्टर 1 चला था तो मैंने बताया था एडवांस टैक्स कितने कितने इंस्टॉलमेंट में जमा होता है? 4। कितनी इंस्टॉलमेंट होती है? 4। कौन कौन सी बताओ? पहली इंस्टॉलमेंट 15 अप्रैल, 15 जुलाई, मार्च। पहले बताओ एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4। मैंने तो 5 सुने। Q1, Q2, Q3 और Q5, 4।
भाई पहला क्वार्टर कब से कब तक चलता है? अप्रैल से लेकर जून, अगला जून से जुलाई, सितंबर नहीं सितंबर, और सितंबर से दिसंबर, और दिसंबर से मार्च। तो बेटा ये जो क्वार्टर वन है इसका एडवांस टैक्स कब पे करना है? जून महीने की 15 तक, और सितंबर सेकेंड क्वार्टर का सितंबर महीने के 15 तक, और क्वार्टर थ्री का दिसंबर महीने के 15 तक, और क्वार्टर फोर का 15 मार्च तक। ये 4 इंस्टॉलमेंट होती है। लेकिन भाई मैं तो छोटा व्यापारी हूं, मैं तो 44 एडी वाला व्यापारी हूं, क्या मुझे भी 4 बार भरना है? तो आंसर इज नहीं, मुझे सिर्फ एक बार भरना है इस वाले में, क्वार्टर फोर में। तो ये लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा रहा इसे, आप खुद से पढ़ लो एक बार जल्दी से। भाई हो गया? चलो, आप 44 एडी से क्या क्या लेकर जाओगे घर? ये लेके जाओगे आप। 44 एडी में कुछ याद मत रखना, बस ये याद रखना 44 एडी के अंदर जो हमारी लिमिट है वो कितनी है? प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 200 लाख, बट लिमिट ऑफ टर्नओवर वुड बी इनहेंस टू, बोलो कहां तक इनहेंस कर देंगे? टू 300 लाख इफ इन प्रीवियस ईयर जो कैश रिसीप्ट है वो कितना परसेंट है? 5% है। किसका? टोटल रिसीप्ट्स का, या टोटल रिसीप्ट बोलो, टर्नओवर बोलो, या जो भी सेल वगैरह जो भी बोलना बोलो। भाई बोलो इतनी सी बात थी बस, और कुछ ध्यान ही नहीं रखना। 5 साल वाली बात, बाकी बातें 1 करोड़ वाली बात अभी इन सबको छोड़ दो, ये नॉर्मल सी बात, इतनी ध्यान रखनी है। डन। चलो भाई ये जैसे चला ना, सेम टू सेम इसी तर्ज पे हमारा कौन सा सेक्शन चलेगा? 44 एडी। अब क्योंकि सेम टू सेम चलेगा तो आप ना पहले 44 एडी समझ गए, तो समझ गए, और सेम समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ना बोरियत सी लगने लगेगी, तो मैं चाहता नहीं हूं बोरियत सी लगने के लिए, तो इसे मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं शुरू कराऊंगा 44 ए। ट्रक चलाएंगे। क्या चलाएंगे? ट्रक। कितने ट्रक चलाएंगे हम? 10। कितने ट्रक चलाएंगे? 10। क्योंकि ये सेक्शन का बेनिफिट जब ही मिलेगा जब मेरे पास मैक्सिमम कितने ट्रक अवेलेबल हैं? 10। अगर 11वां ट्रक भी जोड़ दिया फिर मैं छोटा व्यापारी बचा। भाई मेरे 11 ट्रक चल रहे हैं रोड पे और तुम्हें लग रहा है मैं छोटा व्यापारी हूं? नहीं, उस केस में मैं बड़ा व्यापारी हो जाऊंगा। फिर 44 ए का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। मैडम सबसे बड़ी बात, मेरे पास क्या होने चाहिए? ट्रक। अब ये लोग ट्रक को ट्रक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो देख लेते हैं। बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल एसएससी। जैसे 44 एडी में एलिजिबल एसएससी था, ऐसे ही 44 एडीए में भी होगा, लेकिन हमने तो 44 एडीए अभी पढ़ना है, 44 ए शुरू कर दिया। 44 ए तो देखना बेटा ध्यान से, 4:23 हो रहे हैं। टॉपिक पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? एन एसएससी ओइंग, ओइंग मतलब ओइंग उसके पास होना, एन एसएससी ओइंग नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस। तो ये लोग ट्रक को ट्रक बोलते हैं, गुड्स कैरेजेस गुड्स कैरेज, वो जो गुड को इधर से उधर करवा रहे, सामान को इधर से उधर करवा रहे। इंसान वाला यहां पे कवर होगा, बस आएगी क्या यहां पे? नहीं। डन ना? ठीक है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में मेरे पास मैक्सिमम कितने ट्रक होने चाहिए? 10। अगर 10 से ज्यादा हुए तो 44 ए के अंदर बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। बोलो ओके, बोलो ओके। ओके अब भाई सुनना, मेरा बिजनेस किस चीज का चल रहा है? तो लिखा हुआ है ट्रक में इंसान जाते हुए देखे आपने कभी? मैंने देखे। लेकिन ये इस टॉपिक में बेनिफिट जब भी मिलेगा जब उस ट्रक में कौन जा रहा है? सामान। तो लिखा हुआ है बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। मेरा काम क्या चल रहा है? या तो मैं गुड कैरेज खुद ही चलाता हूं, मेरे ही चल रहे हैं, या तो मैं उन्हें हायर करवा के चलवाता हूं, या फिर लीज पे देता हूं। या तो लीज पे ले रहा हूं, हायर कर रहा हूं, या तो लीज पे दे रहा हूं, या तो मेरे खुद के ही ट्रक चल रहे हैं। भाई यही 3 सिनेरियो तो पॉसिबल है, और बताओ चौथा सोच के बताओ और क्या पॉसिबल है? या तो मेरे ट्रक, या तो मैंने किराए के ट्रक ले रखे हैं, या तो किराए के ट्रक मैंने दे रखे हैं। बटन ना, मतलब ट्रक चल रहे हैं जी। ठीक, हाँ चोरी कभी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, ये तो मैं सोच ही नहीं पाया। भाई लिखा हुआ है, अब ध्यान से पढ़ना।
भाई ट्रक की बात आई है तो एक बार ट्रक बना के दिखा देता हूं, कुछ ऐसा दिखता है। तुमने आज देखा ट्रक? ट्रैक्टर मैंने तो बहुत पहले से देखा हुआ। दो पहिए वाला ट्रैक्टर नितेश सर लेकर आए। ठीक है भाई, हमारी क्लास में भी आज कौन आया है? ट्रक बनाने वाले कुछ बड़ी कंपनियों के नाम लिखते हैं। बड़ी कंपनियों में सबसे बड़ा कौन है? टाटा। इसके अलावा अशोक तो है ही है। आटा कह रहा है अपनी कंपनी बनाओ आटा। और महिंद्रा। महिंद्रा के भी ट्रक आते हैं क्या? मर्सिडीज। ठीक है, बस बस ज्यादा महंगे ट्रक में नहीं जाने। ऑडी के ट्रक नहीं आते होंगे भाई, पक्की बात है। ऑडी के आते हैं ट्रक? हाँ वो नहीं जाने ना, वोल्वो वोल्वो भाई ये ट्रक है। भाई ध्यान समझना, सुनो सुनो, एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूं। बेटा चुप चुप चुप। आमतौर पे आपने ट्रक में टायर देखे होंगे। किसी में 6 टायर होते हैं, किसी में 8, किसी में 16, किसी में 24। 24 टायर वाला ट्रक देखा है? हाँ होते हैं 24 टायर वाले ट्रक भी रोड पे चल रहे होते हैं। शायद 24 से ज्यादा भी होते हैं, मैंने वो कभी देखा नहीं है लेकिन सुना जरूर है। अब सुनना ध्यान से, क्या टायर देखकर पता चलेगा वो बड़ा ट्रक है या छोटा ट्रक? नहीं, टायर देखकर नहीं पता चलेगा। पता चलेगा इस चीज से कि उस पे कितना भार जा सकता है। लेट से कोई भी ट्रक कितने किलो का होता होगा? 100 किलो। तुम्हें लगता है 100 किलो का होता है? भाई 3-4 टायर मिला दोगे तो 100 किलो से ज्यादा पहुंच जाएगा। टन्स में होता होगा। ट्रक का वेट किस में होता होगा? टन्स में। और वो वेट भी किस में ले जाते होंगे? टन्स में। डन। मैं ट्रक के वेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ट्रक में कितने वेट का सामान लोड हो रहा है। किसकी बात कर रहा हूं? कितने वेट का सामान लोड हो रहा है। जितने वेट का सामान लोड हो रहा है उसके हिसाब से पता चलेगा कि आपकी प्रिजम्पटिव इनकम 44 AE में कितनी होगी। इस वेट को हम एक नया नाम बोलेंगे, इनकम टैक्स का नाम। वैसे ही इंग्लिश में बोला जाता है अनलेडन वेट। क्या बोलेंगे? अनलेडन वेट। वो वेट जितना तुम उठा सकते हो। पुष्पा देखी? पुष्पा नहीं, हाँ पुष्पा, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर। कोयले को जानबूझकर पानी में डाला जाता है या कोयले पे पानी डाला जाता है, क्यों? वजन बढ़ाने के लिए। देखिए ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, किस किसने देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर? भाई तुमने अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी तो क्या देखा? सब नहीं देखी तो क्या देख, मतलब कितनी गजब की मूवी है। इंग्लिश हिंदी कहीं तुम्हें वैसी मूवी नहीं देखने को मिलेगी अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी तो। ये पुष्पा पुष्पा तो कुछ नहीं है उसके सामने भाई। अच्छी मूवी है, शानदार मूवी है भाई। देखो, फॉर एवरी हैवी गुड व्हीकल, भाई 2 तरीके के व्हीकल होते हैं, एक हैवी गुड व्हीकल और एक अदर देन हैवी गुड व्हीकल। हैवी गुड व्हीकल क्या होता है थोड़ी देर बाद देख लेंगे। अगर मेरा हैवी गुड व्हीकल है और अगर मेरे पास हैवी गुड व्हीकल नहीं है तो क्या होगा? तो बेटा हैवी गुड व्हीकल में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। मेरी प्रिजम्पटिव इनकम चाहे रियलिटी में मैं कितना भी कमाऊं, 44 AE कहता है ₹1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट एज द केस में बी फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। बोलू फिर से? पहले तो ये समझो, पार्ट ऑफ द मंथ या पर मंथ। एक दिन भी ट्रक चला है तो एक दिन की इनकम जाएगी या पूरे मंथ की? पूरे मंथ की। एक ही वाली बात क्लियर है? लेट से मेरा ट्रक चला है 7 महीने, तो 7 महीने से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब किस चीज से मल्टीप्लाई होगा? 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1000 से। लेकिन मेरा ध्यान से देखो, ₹1000 पर ट्रक नहीं है, ₹1000 पर टन है। मेरा वो जो ट्रक था वो 12 टन उठा सकता था। कितना टन उठा सकता था? 12। तो बताओ आगे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 12। आ गई इनकम। मैं देख लो आ गई इनकम पर टन। तो बेटा जितने टन इंटू में 1000 और जितने महीने वो चला। अगर वो एक दिन भी किसी महीने में चला तो वो एक दिन कवर होगा या पूरा महीना काउंट हो जाएगा? पूरा महीना। भाई ये वाली चीज किस किस को समझ में आ गई? 12 इंटू में 1000 इंटू में 7। मैं डन है ना सबको? चलो जी,
आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना बेटा, ये उन व्हीकल्स के लिए है जो कौन से व्हीकल है, हैवी। तो हैवी के केस में पर टन इनकम बन रही है। कैसे बन रही है, पर टन। जो अदर देन हैवी है उसमें पर टन नहीं चल रहा, उसमें पर व्हीकल चलेगा। कैसे चलेगा, पर व्हीकल। यहां पे इनकम बन रही है पर टन और यहां पे इनकम बनेगी पर व्हीकल। क्या बनेगी वो देख लेना एक बार ध्यान से, अच्छे से। अच्छा टॉपिक है। फॉर एवरी व्हीकल अदर देन हैवी गुड व्हीकल, अगर हैवी को छोड़ दें तो ₹7500 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ, ₹7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द व्हीकल इज ओन्ड बाय द असेसी। जिस साल मेरे पास, जिस समय तक वो मेरे पास ट्रक रहा। तो पॉइंट इज क्या समझे, अगर मेरे पास एक ही ट्रक है अदर देन हैवी वाला और वो मैंने 8 महीने चलाया तो सीधा 8 महीने इंटू में 7500। और अगर ऐसे मेरे पास 4 ट्रक रहे होंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4। भाई आ गया किस किस के समझ में, एक बार और से बोल देता हूं। ट्रक की 2 कैटेगरियां, एक कौन सा वाला, हैवी, और दूसरा कौन सा, अदर देन हैवी। हैवी के केस में क्या करना है, ₹1000 पर टन पर ईयर या पर 10 ईयर पर मंथ, डन। और इधर क्या है, ₹75 पर टन पर व्हीकल और पर हाफ ईयर या पर 6 ईयर पर मंथ। बस इतना सही लॉ पढ़ा है भाई अभी तक आपने। 44A देख लो सामने, खत्म भी होने वाला है ये, सबसे छोटा है तीनों में टॉपिक। याद हो गया भाई ये, किस किस को याद हो गया ये डेट। चलो आगे क्या लिखा हुआ है देखना। ये लाइन पढ़ना एक बार, ये वाली। मैं पढ़ लिया। क्या सीखे, इन लोगों को वो एक वाला बेनिफिट मिलेगा या चारों बार में करना है, चारों बार में, ठीक है ओके। अब सवाल और मुद्दा ये उठता है, हैवी ट्रक क्या होता है भाई, क्या होता है हैवी ट्रक, कह रहा भारी भरकम। पढ़ ले भाई, भारी भरकम सामने लिखा है, कौन होते हैं हैवी गुड व्हीकल। सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ना, 12,000 केजी। 12,000 केजी का मतलब इन टन्स 12 टन। तो 12 टन से ऊपर वाला जो ट्रक है उस ट्रक को ट्रक बोलोगे या हैवी ट्रक, हैवी ट्रक। लेकिन हैवी ट्रक लिखना मत, लिखना हैवी व्हीकल। क्या लिखना, हैवी व्हीकल। आपस में दोस्ती यारी को बोल देना भाई ट्रक ट्रक ट्रक, लेकिन पेपर में क्या लिखना, हैवी गुड्स व्हीकल। ओके जी। और क्या 1 केजी में कितने टन होते हैं, 1 टन में कितने केजी होते हैं, बोल बोल। 100 होते हैं। कौन कौन कह रहा है 100 होते हैं। चलो ठीक है, आपसे दूसरा सवाल, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 100 ही होते होंगे, बोल के देखे वाली लाइन, बोल बोल 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं जल्दी। कह रहा सही तो होते होंगे भाई। 1 टन में कितने केजी होते हैं, 100 या 1000। गूगल कर रहा है नालायक। एग्जैक्टली सही बोल रहा है। 500 ग्राम होता है ना 1 केजी में, मतलब 500 500 के दो, 1000 ग्राम। हाँ कुछ नया सीखने को मिला टैक्स की क्लास में भाई को, आज ये सीखने को मिला कि 1 टन में कितने केजी होते हैं। स्टेटस लगा लेना आज। नालायक। चलो भाई 120 टन, 12 टन है भाई, कितने टन है, 12 टन। अब ना एक बात सुनना ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, करवाऊंगा तो अभी नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको ना अगर खुद से करके लाओगे ना
हो नहीं पाएगा आपसे, बस कोशिश करके आना। भाई देखो एक बार प्लीज 2 मिनट बेटा, 2 मिनट बस, एक क्वेश्चन मेरे को समझाना है। इसकी फोटो खींचो पहले, तो सबसे पहले स्नैप मत बनाना, फोटो खींचना। आपके फोन में भी खींच सकते हो भाई, फोटो। ओके भाई देखना, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, इसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल। भाई बताओ, इंसान ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, सामान, सामान। 1/4/2024 को ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स, उसने ये सारे ट्रक खरीदे हैं। कंप्यूट इज इनकम, उसकी इनकम निकालो 44 AE की तरफ की हेल्प से। 44 AE हमारा खत्म हो गया भाई। पहले तो बताओ, ये दोनों ट्रक, बोलो कौन से ट्रक हो गए? हैवी। और ये चारों ट्रक कौन से हो गए? अदर देन हैवी। यहां पे लगाना 7500 पर मंथ वाला टॉपिक, और यहां पे लगाना 1000 पर टन वाला टॉपिक, ठीक है। अब 7000 kg वाले कितने ट्रक थे? 2, जो 10 अप्रैल को खरीदे थे। अब बेटा 10 अप्रैल को खरीदे हैं तो क्या 10 दिन की इनकम नहीं लगेगी, या पूरा अप्रैल जाएगा? पूरा अप्रैल, मतलब 12 महीने जाएगा, ठीक है जी। फिर जो 15 मार्च को खरीदे हैं, उसमें सिर्फ किसका जाएगा? मार्च का, क्योंकि अप्रैल में तो अगला साल लग जाएगा, यहां पे सिर्फ 1 महीने का। जो जुलाई में खरीदे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई को इंक्लूड करके कितने महीने जाएंगे? 9 महीने। जो जनवरी में खरीदा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 3। जो अगस्त में खरीदा है, जुलाई हटाकर अगस्त से जोड़ देना, अगस्त से लेकर मार्च। और जो फरवरी में है उसमें कितने आ गए? 2। और जिसके सामने जो लगता है, इसमें लगता है 1000 पर टन, और इसमें लगता है 7500 पर मंथ, पर व्हीकल और पर मंथ। बोल भाई डन, मल्टीप्लाई करके आपकी इनकम आ जाएगी। हाँ 10 ही है, देखो भाई, इसमें एक बार काउंट करना, 10 से ज्यादा हो रहे हैं क्या? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो मेरे पास कितने ट्रक हैं? 10। अगर अगर 11 होते फिर 44 AE में कोई कैलकुलेशन करते हैं, मजा आ जाता, मजा। सीधा बोल देते भाई यहाँ पे हमारे को कोई भी इनकम 44 AE में लगने वाली नहीं है। डन, करके आओगे वाली प्रैक्टिस? भाई कसम दे रहा हूं सबको। कौन सी कसम दूं बताओ? भाई एक बार खड़े हो जाओ।